मूवी की शुरुआत थाडियस रॉस के प्रेसिडेंट बनने से होती है, जो पहले अमेरिकी जनरल थे। 5 महीने बाद मूवी के मेन कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका को दिखाया जाता है। उनका असली नाम साइम विल्सन है। तब वो एक मिशन पर थे, जिसके लिए उन्होंने अमेरिका की सोल्जर्स के साथ मैक्सिको के लिए उड़ान भरी। इस मिशन पर उसका दोस्त टॉरस भी था, जिसको हम फैल्कन बनते हुए देखते हैं। मैक्सिको पहुंचने के बाद साइम, टॉरस और अन्य सभी सोल्जर्स टेररिस्ट्स से लड़ता है, क्योंकि टेररिस्ट्स ने जापान से एक कंटेनर चुराया था, जिसमें कुछ जरूरी सामान था। जापान और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए अमेरिका की मिलिट्री जापान को कंटेनर दिलाने में मदद कर रही थी। सभी टेररिस्ट्स को मारने के बाद साइम उनके बॉस के पास जाता है, जिसके पास कंटेनर था। कंटेनर लेने के बाद जब साइम उस आदमी को मारने जाता है, तो वो आदमी भाग जाता है। फिर वो लोग अमेरिका लौट आते हैं। टॉरस के काम से इम्प्रेस्ड होकर साइम उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त आइजाया ब्रैडली से मिलने ले जाता है। साइम टॉरस को बताता है कि आइजाया ब्रैडली बहुत बेहतर सोल्डर हुआ करता था और साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी था। और टॉरस ये जानकर हैरान रह जाता है कि आइजाया ब्रैडली को कैप्टन अमेरिका बनने के बाद 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। हालांकि ये बहुत अजीब था कि आइजाया ब्रैडली ने बहुत अच्छा काम किया और कैप्टन अमेरिका के रूप में शानदार परफॉर्म किया। टॉरस ने आश्चर्य से आइजाया ब्रैडली से पूछा, जब आपने इतना अच्छा काम किया तो यूएसए के मिलिट्री ने आपको कैद क्यों किया? आइजाया ब्रैडली कहते हैं, जब वो कैप्टन अमेरिका था तो उन्होंने बहुत अच्छा और सफल मिशन किया था। उन्होंने अपने मिशन में कई लोगों की जान बचाई और अमेरिका को कई नुकसानों से बचाया। इतने सफल मिशन के बाद वो जल्द ही पॉपुलर हो गए, लोग उन्हें पसंद करने लगे। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट को ये बात पसंद नहीं आई कि एक ब्लैक आदमी इतना पॉपुलर हो गया। इस कारण अमेरिका की गवर्नमेंट ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 30 साल तक जेल में उन पर कई एक्सपेरिमेंट किए। यह जानकर टॉरस के मन में आइजाया ब्रैडली के प्रति बहुत सम्मान पैदा हुआ और वो अच्छे दोस्त बन गए। जब वो बात कर रहे थे, साइम को एक कॉल आया कि उनके नए प्रेसिडेंट थाडियस रॉस की व्हाइट हाउस में एक मीटिंग है, जहां बड़े-बड़े लोग आएंगे और उन्हें इसमें इनवाइट भी किया गया था। अगले फ्रेम में दिखाया गया है कि सैम तैयार होकर आइजाया ब्रैडली और टॉरस के साथ व्हाइट हाउस पहुंच गया, जहां कई देशों के प्रेसिडेंट थे। फिर सभी लोग मीटिंग रूम में एकत्र हुए। थाडियस रॉस स्टेज पर आए और मीटिंग के एजेंडा के बारे में बात करने लगे। उनका कहना है कि कुछ साल पहले इंडियन ओशन में एक नए आइलैंड का जन्म हुआ था, जिसे सेलेस्टियल आइलैंड के नाम से जाना जाता था। इस आइलैंड का जन्म होते ही सभी देशों की नजर इस पर पड़ी। सभी देश इसका रिसर्च करने आए और सब लोग जान चुके थे कि इस आइलैंड पर कुछ ऐसी मेटल्स पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, और यह मेटल्स सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। साइंटिस्ट ने इस धातु का नाम एडमोंटियम रखा। सभी देश एडमोंटियम पर कब्जा करना चाहते थे और इस वजह से हर कोई लड़ सकता था, यानी ये आइलैंड किसी भी बड़े युद्ध का कारण बन सकता है। यही कारण है कि थाडियस रॉस ये मीटिंग रखी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सेलेस्टियल आइलैंड की एडमोंटियम को सभी देश में बराबर बांटेंगे। किसी भी देश के बीच युद्ध नहीं होगा। इस बात पर सभी सहमत होते हैं। थाडियस रॉस का यह भी कहना है कि जापान ने एडमोंटियम पर सबसे अधिक रिसर्च किया है और एडमोंटियम का प्योर फॉर्म भी हासिल कर लिया था। लेकिन फिर टेररिस्ट्स के ग्रुप ने जापान के वो रिसर्च चुरा लेते हैं, जिसे कैप्टन अमेरिका ने बचा लिया था, जिसके लिए थाडियस रॉस कैप्टन अमेरिका और टॉरस को सबके सामने धन्यवाद देते हैं। वहाँ पर जोर से साउंड्स बजने लगते हैं। ये सुनकर साइम और आइजाया ब्रैडली तुरंत खड़े हो गए। आइजाया ब्रैडली ने अपने गार्ड से बंदूक लेकर थाडियस रॉस पर हमला कर दिया। सिर्फ आइजाया ब्रैडली ही नहीं, यहाँ पर मौजूद 4 और गार्ड्स, जो कि थाडियस रॉस के ही थे, वो भी अपने गन्स निकालकर यह थाडियस रॉस के साथ साथ बाकी सबके ऊपर भी हमला करने लगे। सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए सैम आइजाया ब्रैडली से बंदूक छीनने की कोशिश करता है और ऐसे सभी गार्ड्स ने हमला करने वाले गार्ड्स को रोकने लग जाते हैं और एक जंग जैसा माहौल बन जाता है। इस अराजक माहौल में एक बहुत ही जबरदस्त लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम विडो राउथ था। रूथ ने उन सैनिकों पर हमला किया जिन्होंने गोलियां चलाई। वो थाडियस रॉस को बचाने की कोशिश करती है और इस प्रकार हम जानते हैं कि रूथ थाडियस रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थी। फाइनली साइम और राउथ ने सभी शूटर गार्ड्स और आइजाया ब्रैडली को पकड़ लेते हैं। साइम तुरंत आइजाया ब्रैडली के पास जाता है और पूछता है, तुमने ये काम क्यों किया? मैं जानता हूँ कि तुम थाडियस रॉस को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि आइजाया ब्रैडली को कुछ भी याद नहीं था। अब आइजाया ब्रैडली को थाडियस रॉस पर हमला करने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। साइम कहता है, अगर तुम्हें कुछ याद नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे कोई और है और मैं इस सच का पता लगाऊंगा। अब साइम पूरी बात की जांच करने के लिए टॉरस के पास जाते हैं और वहाँ व्हाइट हाउस के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें अजीब चीजें नजर आता है। मीटिंग शुरू होने से पहले आइजाया ब्रैडली जब अपना फोन यूज कर रहा था, तो उसका फोन अजीब तरह से ब्लिंक हुआ था और इस ब्लिंकिंग के दौरान सिर्फ सफेद रोशनी ही नजर आ रही थी और ऐसा उन 4 गार्डों के साथ भी हुआ। उन्होंने यह भी देखा कि जब सभी गार्ड्स और आइजाया ब्रैडली ने हमला किया, ठीक उससे पहले ही एक गाना बाजा था, जैसे उस म्यूजिक ने उन्हें ट्रिगर किया हो। ये देखकर साइम और टॉरस को यकीन हो गया कि आइजाया ब्रैडली और उन 4 गार्ड से किसी ने ये काम करवाया था और वो 5 मासूम है। फिर सैम गाड़ी में बैठकर चला गया। रास्ते में किसी ने बंदूक से उस पर हमला कर दिया। जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उस पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि टेररिस्ट ग्रुप का लीडर था, जिनसे सैम ने जापानी कंटेनर को बचाया था। अब वो बदला लेने आया है। जब सैम उस पर हमला करता है, तभी सैम के फोन पर एक कॉल आता है। फोन पर एक आदमी उससे कहता है, तुमने इस आदमी को मार डाला, लेकिन फ्यूचर में जो होगा उसे तुम रोक नहीं सकते। सैम को तब एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। हो सकता है कि यह आदमी थाडियस रॉस पर हुए हमले से संबंधित हो। फिर वो तुरंत टॉरस के पास आकर उसकी इस फोन कॉल ट्रेस करवाता है। कॉल ट्रेस
करने से पता चलता है कि कॉल किसी गवर्नमेंट फैसिलिटी से आ रही थी। अब वहाँ पे ऐसा कौन था जो ये सब करवा रहा था? टॉरस और साइम ये पता लगाने के लिए वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं है, ये एक साइंस लैब है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, जो थर्डियस रॉस पर्सनली करवा रहा था। तब हमें पता चला कि वो ये एक्सपेरिमेंट तब से कर रहे थे जब वो मिलिट्री में जनरल थे। जब सैम वहाँ की चीजों को देख रहा था तभी उनके सामने एक नई कैरेक्टर्स की एंट्री होते हैं जिसका नाम सैमुअल स्टर्न है। साइम और टॉरस उसे देखकर चौंक गए क्योंकि स्टर्न का पूरा शरीर ग्रीन कलर का था और उसका सिर बहुत बड़ा था। सैम ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्टर्न कहते हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। एक बार मैं ब्रूस बैनर की मदद की। इस मदद की कोशिश में मेरे शरीर में गैमा रेडिएशन का खून गिर गया था जिससे मेरे मस्तिष्क का आकार बढ़ गया और मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया। और रॉस ने अबॉमिनेशन के डिस्ट्रक्शन के लिए सैमुअल को दोषी ठहराया और उसे 16 साल के लिए इस जेल में कैद कर दिया। क्योंकि सैमुअल इतना जीनियस बन गया था तो रॉस उसका ब्रेन का इस्तेमाल किया और मिलिट्री के लिए कई एडवांस वेपन्स बनाए। यहाँ सैमुअल का कॉमिक्स कैरेक्टर का नाम है द लीडर। जब रॉस को हार्ट फेलियर हुई तो रॉस ने सैमुअल को एक पिल दी जिससे रॉस जीवित रहा। बदले में रॉस ने वादा किया कि अगर सैमुअल ने उसे पिल बनाकर देगा तो वो सैमुअल को जाने देगा, लेकिन अगर सैमुअल अब पिल नहीं बनाता उसने डर के मारे सैमुअल को रिहा नहीं किया। तब सैमुअल ने वहाँ के गार्डों को दिमाग कंट्रोल किया और साइम और टॉरस से फाइट लगाकर वहाँ से चला गया। साइम और टॉरस ने उनको हरा दिया लेकिन कुछ और गार्ड्स वहाँ पर चला आया। ऐसे समय में रुथ अचानक वहाँ पहुँचती है और साइम और टॉरस को बचा लेती है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं आर्मी आ जाती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। वजह, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पेनिट्रेशन की थी। लेकिन तभी वहाँ एक अजीब सा गाना बजने लगता है, एक ऐसा म्यूजिक जो माइंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ही इसका असर दिखने लगता है रूथ, साइम और टॉरस बिना देर किए वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रॉस जापान के प्राइम मिनिस्टर ओजाकी से मुलाकात करता है, लेकिन ओजाकी उसे सीधे सीधे कह देता है, हमें गुप्त सूत्रों से पता चल चुका है कि जापान की कंटेनर से एडमोंटियम की चोरी तुमने ही करवाई थी। दरअसल यह सब सैमुअल का प्लान था। उसने जानबूझकर जापान को यह खबर दी ताकि जापान और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़े और उनके बीच युद्ध हो। रॉस जब वॉशिंगटन लौटता है तो उसे पता चलता है कि जापान ने सेलेस्टियल आइलैंड को अपने कब्जे में लेने के लिए एडवांस नेवी भेज दी है। दूसरी तरफ इंडिया और फ्रांस भी अपनी अलग प्लानिंग कर रहे हैं। यह सब सुनकर रॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत अपने अफसरों को आदेश देता है, अब हम जापान से सिर्फ एडमोंटियम ही नहीं बल्कि पूरा आइलैंड छीन लेंगे, और वो अपनी फोर्सेस को वहां तैनात करने का हुक्म दे देता है। उधर साइम, टॉरस और रूथ वर्जीनिया पहुंचते हैं जहां वो साइड विंगर से मिलते हैं। साइम सैमुअल की लैब से चुराई गई रॉस की पिल्स एक सोल्डर को टेस्ट करने के लिए देता है। फिर सैम को साइड विंगर से पता चलता है कि सैमुअल ने यह सब दुनिया को रॉस का असली रूप दिखाने के लिए किया है। सैम को पता चलता है कि प्रेसिडेंट रॉस पहले ही सेलेस्टियल आइलैंड पहुंच चुका है। अब अगर वहां कोई हमला हुआ तो सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। यही सोचकर साइम, टॉरस और रूथ जल्द से जल्द वहां पहुंचते हैं ताकि रॉस को सैमुअल के प्लान के बारे में बता सके। रॉस और साइम अकेले में बात करते हैं। सैम कहता है, सैमुअल ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जिससे वो किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, शायद तुम्हारा भी। रॉस चौंक जाता है, लेकिन जब सैम बार बार सैमुअल के बारे में पूछता है तो रॉस गहरी सांस लेकर सच बताता है, मैं मरने वाला था लेकिन सैमुअल की बनाई पिल्स ने मुझे बचा लिया, और एमिनेशन और हल्क के कारण जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी थी, इसलिए मैंने सैमुअल को जेल में डलवा दिया। इसके बाद रॉस इमोशनल हो जाता है। मैंने पिछले 16 साल अपने देश के लिए झोंक दिए, लेकिन हुल्क के पीछे आर्मी लगाने के बाद जो कुछ भी हुआ तब से मेरी बेटी मुझसे बात तक नहीं करती। तभी अचानक आसमान में कुछ हलचल होती है। 2 F-18 फाइटर जेट्स कंट्रोल से बाहर जाते हैं और जापानी जहाजों पर अटैक करने लगते हैं। साइम को तुरंत समझ आ जाता है यह सैमुअल का ही किया धरा है। उसने उन दोनों पायलट्स का माइंड कंट्रोल कर लिया है। अगर ये हमला नहीं रुका तो अमेरिका और जापान के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। साइम और टॉरस लड़ाकू जेट्स को रोकने की कोशिश करते हैं। एक के बाद एक मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं, लेकिन साइम और टॉरस उन्हें हवा में ही डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन तभी आखिरी मिसाइल्स को रोकने के चक्कर में टॉरस गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ सैमुअल खुद प्रेसिडेंट रॉस को कॉल करता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है। रॉस, अब और इंतजार मत करो, पिल्स खाना छोड़ दो और अपने असली रूप में आओ। एक मॉन्स्टर बनो, जापान के जहाजों को तबाह कर दो और कैप्टन को खत्म कर दो। रॉस की आंखें लाल होने लगती हैं और उसके अंदर एक बदलाव महसूस होता है। लेकिन तभी एजेंट टेलर अंदर आता है और रॉस को आवाज देता है। रॉस का होश वापस आ जाता है, वो मॉन्स्टर बनने से बच जाता है और इस तरह अमेरिका और जापान के बीच युद्ध भी टल जाता है। उधर सैमुअल अपनी हार देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। टॉरस की हालत गंभीर थी, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दूसरी तरफ सोल्डर डफी, जिस पर साइम ने पिल टेस्ट करने के लिए दी थी, एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाता है। ये पिल्स सिर्फ एक एनर्जी बूस्टर नहीं है, इसमें गामा रेडिएशन मिला हुआ है। मतलब रॉस जो इतने सालों से ये पिल्स खा रहा था उसके खून में खतरनाक लेवल का गामा रेडिएशन आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि डफी ये खबर सैम को दे पाता, सैमुअल वहां पहुंच जाता है और एक खतरनाक साउंड फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके डफी का दिल बंद कर देता है। डफी की मौत हो जाती है। इसके बाद सैमुअल खुद सैम के पास जाता है और बिना किसी झिझक के सरेंडर कर देता है। क्यों किया ये सब? सैम गुस्से से पूछता है। सैमुअल मुस्कुराकर कहता है, मैंने ये सब सिर्फ एक मकसद से किया, रॉस की लेगेसी को तबाह करने के लिए। साइम कहता है, रॉस बदल चुका है, अब वो मॉन्स्टर नहीं बनेगा। सैमुअल जवाब देता है, अगर वो वाकई बदल चुका है तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर वो पहले जैसा ही है तो तुम मर जाओगे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट रॉस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी अचानक साउंड सिस्टम में एक रिकॉर्डिंग बजने लगती है। यही वो रिकॉर्डिंग थी जिसमें रॉस और सैमुअल की सीक्रेट बातचीत थी। पूरा देश जान जाता है कि रॉस ने सैमुअल के साथ क्या किया था। रॉस को गुस्सा आने लगता है और जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता है उसके अंदर का गामा रेडिएशन ट्रिगर हो जाता है। रॉस
रॉस धीरे धीरे रेड हुल्क में बदलने लगता है। उसी समय कैप्टन वहां पहुंचता है और पहली बार रेड हुल्क को अपने सामने देखता है। अब मुकाबला शुरू होता है। कैप्टन बनाम रेड हुल्क। रेड हल्क जैसे ही हमला करता है पूरे इलाके में तबाही मच जाती है। हेलीकॉप्टर्स आते हैं उसे रोकने, लेकिन रेड हुल्क एक एक करके सबको गिरा देता है। कैप्टन समझ जाता है कि सिर्फ लड़ाई से इसे हराना नामुमकिन है, तो वो रेड हुल्क को लेकर वॉशिंगटन डीसी के बाहर एक खास जगह हिंज पॉइंट पर जाता है। यही वो जगह थी जहाँ चेरी ब्लॉसम के पेड़ खिले होते थे। रॉस, याद है तुम यहाँ अपनी बेटी बेटी के साथ आया करते थे? कैप्टन उसे उसके बीते हुए लम्हों की याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। रेड हल्क और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फाइट फिर से शुरू होती है। साइम को कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं था, लेकिन फिर भी वो रेड हल्क से बेहतरीन मुकाबला करता है। वाइब्रेनियम विंग्स और हेलमेट उसे लड़ाई में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन तभी रेड हल्क एक जबरदस्त वॉर करता है और साइम की एक विंग्स तोड़ देता है। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। वाइब्रेनियम की खासियत होती है कि अगर उसे मारा जाए तो वह काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और रेड हल्क ने जब साइम की दूसरी विंग्स पर जबरदस्त पंच मारा था तो उसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी जमा हो गई थी। कैप्टन वो एनर्जी के साथ रेड हल्क पर हमला करता है। एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। रेड हल्क फिर से उठ खड़ा होता है। कैप्टन ने गहरी सांस ली। उसे पता था अगर रॉस ने पूरी ताकत से हमला किया तो वो हार जाएगा, लेकिन फिर कैप्टन बोलता है, रॉस, हम दोनों जानते हैं कि तुम एक झटके में मुझे हरा सकते हो, लेकिन क्या तुम वाकई यही चाहते हो? रेड हल्क एक पल के लिए रुकता है। तुम बदल चुके हो रॉस, अब तुम्हारे पास खुद को साबित करने का मौका है। अगर तुम सच में बेटी के लिए अच्छे पिता बनना चाहते हो तो यही सही वक्त है। कैप्टन की बातें रॉस के दिल को छू जाती हैं। वो गुस्से से कांपता है, लेकिन फिर धीरे धीरे नॉर्मल रूप में वापस आने लगता है। रेड हल्क वापस जनरल रॉस में बदल जाता है। रॉस को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उधर सैम एक और जरूरी काम के लिए निकलता है। वो आइजाया ब्रैडली से मिलने जाता है। आइजाया इनोसेंट था और आखिरकार उसे आजाद कर दिया जाता है। एडमोंटियम को लेकर फिर से देशों के बीच एक नया समझौता होता है। अब सीन शिफ्ट होता है। दी राफ्ट, सबसे सिक्योर जेल। साइम वहां प्रेसिडेंट रॉस से मिलता है। रॉस अपने के गए हर गुनाह को कबूल कर चुका है, और क्योंकि उसके अंदर का मॉन्स्टर कभी भी जाग सकता है, इसलिए रॉस को हमेशा हाई सिक्योरिटी में रखा जाएगा। इसी बीच एक बेहद इमोशनल मोमेंट आता है। बेटी यानी रॉस की बेटी उससे मिलने आती है। सालों बाद पिता और बेटी की मुलाकात होती है। उनके बीच इमोशनल बातचीत होती है। दूसरी तरफ टॉरस अब ठीक हो चुका है। सब कुछ नॉर्मल होने लगा था, लेकिन मूवी में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट स्कैन है जहां साइम राफ्ट में सैमुअल से मिलने जाता है। सैमुअल कहता है, मैं अपने ब्रेन की पावर से डिफरेंट टाइप्स की प्रोबेबिलिटीज देख सकता हूँ, यानी फ्यूचर देख सकता हूँ। यहाँ बेसिकली सैमुअल अपनी अनलिमिटेड ब्रेन पावर से मल्टीवर्स को देखता है। जब अपकमिंग डूम्सडे या सीक्रेट वर्ल्ड्स में इन्वेजन होगा तो डिफरेंट वर्ल्ड्स के हीरोज अपनी वर्ल्ड को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। यहाँ इसके बारे में बात हो रही थी। यहीं पर मूवी खत्म होती है। आप इस मूवी को 10 में से कितना रेटिंग देंगे कमेंट में बताना ना भूले।